नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस एविडेंस के यूट्यूब सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख चुके होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो मैं बता दूं कि इससे पहले एविडेंस के 4 लेक्चर हो चुके हैं और ये है हमारा 5वां लेक्चर। और जैसा कि ये आप जो लोग रेगुलर क्लास करते हैं उन्हें ये भी पता होगा कि इससे पहले जो 4 लेक्चर हुए हैं एक्चुअल में एमसीक्यू के माध्यम से मैं पूरा एविडेंस क्लियर करा रहा हूँ। आपका एमसीक्यू के थ्रू मैं पूरा एविडेंस आपका कंप्लीट करा दूंगा। तो इस तरीके से हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं और ये 5वां पार्ट है, तो इसको भी डिस्कस किया जाएगा। पहले आप ये बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है? भीम, अलकर, मेरी आवाज़ आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है? रोज़ की तुलना में आज बेटर है कि वैसी ही है कि आ ही नहीं रही है? सेकंड में खुद ही देख लेता हूं। शुभ दोपहर। ठीक है, चलिए तो फिर ठीक है, बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ये है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि इस समय मतलब 20 से लेके 23 जून तक, और आज 23 जून है, यहाँ पर अगर 12 महीनों का सब्सक्रिप्शन इस समय लिया जाता है तो 6 महीनों का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। इसी तरीके से 18 पर भी 6 महीनों का सब्सक्रिप्शन फ्री में हो जाएगा। तो अगर 12 महीनों का लिया जाए तो सोचिए कि 1.5 गुना समय हमको फ्री में मिल रहा है। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और आज रात 12 बजे से पहले आप इसका लाभ ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि कोड यूज़ करना है राय लॉ 10। राय लॉ 10 अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको इस बेनिफिट का लाभ मिल जाएगा। फिर मध्य प्रदेश जुडिशियरी के लिए फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है। एक टेस्ट होगा 2 घंटे का जो कि 25 जून को होगा शाम को 5 बजे। तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें इनरोल करने के लिए आपको ये जो बार कोड दिखाई दे रहा है, इससे आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं उसमें और इसको फ्री में दे सकते हैं एमपी जुडिशियरी का मॉक टेस्ट। साथ में राजस्थान जुडिशियरी का भी फ्री मॉक टेस्ट आपको देने के लिए मिलेगा। वो एक टेस्ट है 2 घंटे का, 24 जून को है, शाम को 5 बजे लाइव है और इसको भी आप इनरोल कर सकते हैं स्कैनर के माध्यम से। बाकी अनिल खन्ना सर और उनकी टीम के द्वारा कम्प्रिहेंसिव बैच, फिर प्रारंभ बैच छत्तीसगढ़ जुडिशियरी और एमपी जुडिशियरी के लिए, इस तरीके से आपको तेजस महाराष्ट्र जुडिशियरी क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशियरी। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं इस पर। मंजिल बिहार जुडिशियरी मेंस एग्ज़ाम भी ये इस पर चलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको। फिर महाराष्ट्र जुडिशियरी के लिए भी एक टेस्ट है जो कि 18 जून को ही था, अब ये ख़त्म हो गया है तो इसको रहने देते हैं। चलिए तो अब आज का हम सेशन शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है ये कि द राइट ऑफ द विलेज। देखिए मैं फिर से बता दूं कि मैंने हिंदी में सारे सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू करा डाले हैं, पूरा मेजर माइनर सबके। राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। और ये भी आपको इंग्लिश में भी मैंने कराना शुरू कर दिया है, तो ये इंग्लिश में भी सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू करा दूंगा ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और आपको चीज़ें जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएँ। द राइट ऑफ द विलेजर्स ऑफ ए पार्टिकुलर विलेज टू यूज़ द वाटर ऑफ ए पार्टिकुलर वेल इज़ ए जनरल कस्टम और राइट विद इन द मीनिंग ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सेक्शन 48 बिल्कुल सही है। मृत्युंजय, शोभा, गुड आफ्टरनून। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हालांकि राइट और कस्टम के बारे में बात सेक्शन नंबर 13 में भी रिलेवेंसी की गई है
और सेक्शन राइट और कस्टम की बात आपको सेक्शन 32 में भी की गई है, सेक्शन 32 के क्लास नंबर 4 में। सब में अंतर क्या है, यहाँ पर राय सुसंगत, अरे सेक्शन 48 के अंतर्गत राइट और कस्टम के बारे में राय सुसंगत है, यहाँ पर भी राय सुसंगत है, लेकिन वो करने वाला व्यक्ति मर चुका है। और जनरली जो राय के बारे में, जो राइट और कस्टम के बारे में बात की जाती है वो रिलेवेंसी की बात की जाती है सेक्शन 13 में। तो यहाँ पर आंसर क्या कर रहा है, जनरल कस्टम के बारे में बात कर रहा है, ये सेक्शन 48 हो जाएगा। ए पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर थेफ्ट, एविडेंस इज sought टू बी प्रोड्यूस्ड टू प्रूव दैट द एक्यूज्ड इज ऑफ ए बैड कैरेक्टर, द सस्पेक्ट ऑफ द थेफ्ट ऑन सेवरल ओकेजन इन द पास्ट, बैड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, the evidence was admissible, the evidence was not admissible, none of the above। क्या कह रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? The evidence was not admissible, यही है ना? नहीं, ये आंसर सही नहीं होगा। यहाँ पे बैड कैरेक्टर रिलेवेंट हो जाएगा, है ना? बैड कैरेक्टर यहाँ पर रिलेवेंट हो जाएगा क्योंकि सेक्शन 54 पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है। और सेक्शन 54 ये कह रहा है, सेक्शन 54 ये कहता है कि बैड कैरेक्टर जो है प्रीवियस कन्विक्शन बैड कैरेक्टर के रूप में रिलेवेंट हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन जो होगा ना वो सेकंड होगा सेक्शन 54 का कि, और यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, ये थेफ्ट की बात। थेफ्ट के मामलों में प्रीवियस कन्विक्शन जो होता है ना, मतलब पूर्व दोष सिद्धि इनहेंस पनिशमेंट का काम करती है आईपीसी की धारा 75 के अंतर्गत। तो इसलिए यहाँ पर बैड कैरेक्टर रिलेवेंट हो जाएगा। और अगर ऑर्डिनरी अगर प्रश्न होता तो बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता। ठीक है रोहिणी, नमस्ते। अगला प्रश्न ले लीजिए। इफ एक्स इज चार्ज विथ वाइज मर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हियरसे एविडेंस। ए को वाई के और एक्स को वाई के मर्डर के लिए चार्ज किया जाए। जेड इन हिज एविडेंस स्टेट्स दैट आई सॉ एक्स स्टेबिंग वाई विथ ए नाइफ। एविडेंस ऑफ ए दैट जेड टोल्ड मी दैट ही हैड सीन X stabbing Y, both A and B, D। कौन सा हियर से एविडेंस होगा? इसका सही है कि एविडेंस ऑफ ए दैट जेड टोल्ड मी दैट ही हैड सीन स्टेबिंग, मतलब ये अनुश्रुत साक्ष्य हो जाएगा कि किसी अन्य व्यक्ति ने मुझसे ये बात कही थी। आई सा ये हियर से नहीं है ना, मैंने देखा हियर से नहीं है, उसने मुझसे कहा तो ये हियर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये कि ए sues B on the agreement and gives B notice to produce it at the trial. A calls for document and B refuses to produce it. A gives secondary evidence of its contents. B seeks to produce the document itself to contradict the secondary evidence by A. क्या ऑप्शन सही होगा? हाँ बिल्कुल, ये है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ये कि ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल ए हॉर्स टू बी फॉर आरएस 1000 और 15,000 और 1500 to show which price was to given under Indian Evidence Act. Evidence can be given, evidence cannot be given, evidence can be given by the court's permission, can be proved as secondary evidence. क्या सही है? Evidence cannot be given. ऑप्शन नंबर
बी सेक्शन 93 पर बेस्ड प्रॉब्लम है। गुड आफ्टरनून नेहा। सेक्शन 93 पर प्रॉब्लम है ना, कि जब पेटेंट एम्बिग्विटी हो तो उसे दूर करने के लिए एविडेंस अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट है, ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस इज अफेक्टेड ऑन गुड्स इन शिप्स फ्रॉम कलकत्ता टू लंडन। द गुड्स आर शिप्ड इन ए पार्टिकुलर शिप which has been lost. The fact that the particular ship was orally exempted from the policy can be proved, cannot be proved, can be partly proved, none of these. Cannot be proved, ये साबित नहीं किया जा सकता, orally इस बात को साबित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A agrees to sell B his white horse in writing. A has 2 white horses. It become uncertain as to which horse was sold. Here in the document there is partner अरे patent ambiguity, partner लग रहा, patent ambiguity, latent ambiguity, no ambiguity, none of the above. क्या सही लग रहा है आपको? इसमें कौन सा है? ये लेटेंट एम्बिग्यूटी के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो सेक्शन 96 की है, और 96 कहता है कि जिस चीज़ के संबंध में साक्ष्य दिया जा रहा है वो ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें 2 पर लागू होने की स्थिति में, तो उसके पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं, तो कौन से सफ़ेद घोड़े को देने का इरादा था ये साक्ष्य दिया जा सकता है। A sculptor agrees to sell to B all my modes. A has both modes and tools. Whether evidence can be adduced to show his intention? Yes, no. Inference should be drawn to see the agreement. Oral evidence is not admissible. यस दिया जा सकता है। कौन सी सेरा का है ये एग्जाम्पल? सेक्शन 98। गुड आफ्टरनून अजय। जिया वशिष्ठ। नेक्स्ट, ये थोड़ा बड़ा है, इसको मुझे पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ लीजिए। इतना बड़ा प्रश्न कैसे पढ़ूंगा मैं? इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए इज इंटाइटल टू एक्विटल एज द प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड टू प्रूव हिज गिल्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है ए विशेस टू प्रूव डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी। ए मस्ट प्रूव B's death. Which section of the Indian Evidence Act provides so? Dying declaration by B. A must prove B's death. Which section of the Indian Evidence Act provides to? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 104 में, कि अगर कोई व्यक्ति मृत्युकालिक कथन साबित करना चाहता है तो उसे उसकी पहले मृत्यु साबित करनी होगी, और 104 में ही नहीं है बल्कि 136 में भी है ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कि ए एक्यूज्ड ऑफ मर्डर एलिजेस दैट बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन he has deprived of the power of self control. B denies this fact. The burden of proof must be shared by both A and B. The burden of proof is on B. Burden of proof is on prosecution. Burden of proof is on A. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी भी अपवाद का फ़ायदा लेना चाहता है तो उसे ही ये साबित करना होगा कि उसका मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। सेक्शन 105 में ये रूल बताता है। A is charged with traveling on a railway without a ticket.
The burden of proving that he had a ticket is on prosecution, accused, complainant, prosecution, witness. इसका हो जाएगा एक्यूज्ड। ये भी मामला है सेक्शन 106 पर। कहता है जब परिस्थितियां यानी विशेषतया ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो उसके होने का दावा करता है। ठीक है जिया, रोहिणी, भीम, अजय, लिखा है कि द गुड फेथ ऑफ ए सेल बाय ए क्लाइंट टू एन अटॉर्नी इज क्वेश्चन in a suit brought by the client. The burden of proving the good faith of the transaction is on the attorney. The burden of proving the good faith of the transaction on the client, both A and B or none of the above. इसका सही है कि the burden of proving of good faith of the transaction is on the attorney. क्योंकि जब दो लोगों के बीच रिलेशन एक्टिव कॉन्फिडेंस का हो, कौन सी धारा है, जब दो लोगों के बीच रिलेशन एक्टिव कॉन्फिडेंस का हो और तो उस ट्रांजैक्शन में गुड फेथ साबित करने की जो जिम्मेदारी होती है जो एक्टिव कॉन्फिडेंस की स्थिति में होता है। और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 16 जैसा है, अनडू इन्फ्लुएंस। अगला प्रश्न कि ए पर्सन इज सीन विथ द सेम बैंक नोट्स इमीडिएटली आफ्टर द थेफ्ट इन बैंक, द प्रिजम्पशन इज ही हैज स्टोलन द मनी, ही हैज रिसीव्ड द स्टोलन मनी विथ एक्वायर्ड नॉलेज, आइदर ए और बी, नन ऑफ द अबव। इसका क्या कह रहा है, ही हैज स्टोलन मनी और ही हैज रिसीव्ड द स्टोलन मनी विथ रिक्वायर्ड नॉलेज। मतलब या तो उसने चोरी की है या उसने ये जानते हुए कि चोरी का सामान है उसे प्राप्त किया है। इस प्रकार की प्रिजम्पशन बनती है 114 के अंतर्गत और जिसे हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट कहते हैं, यानी मे प्रिज्यूम। ठीक, अगला प्रश्न, इन ए केस वेयर ए डॉक्टर कमिट्स रेप on a woman of 30 years of age under his treatment and the woman says that she did not consent, the court will need proof, shall presume that she did not consent, may need corroboration, may presume or may not presume her consent. कोर्ट क्या करेगा, सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, कोर्ट shall presume that he did not consent। कहाँ समस्या है इसके लिए, सेक्शन 114A के अंतर्गत। ठीक है ना, आप लोगों के मन लायक तो प्रश्न है ही। A immediately and falsely led B to believe that a plot of land belongs to him. On that basis, he induced B to buy and pay for it. Afterwards, the plot of land became the property of A. A brought a suit to set aside the sale in favor of B on the ground that at the time of sale he had no title. In such suit, A may prove want to title at the time of sale. A cannot be allowed to prove want to his title. It depends on the value of the property. All these are incorrect. क्या है, A cannot be allowed to prove want of his title. मतलब उसे अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एस्टोपेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने अगर भरोसा दिला दिया किसी बात को लेके तो फिर उसे अपनी बात से मुकरने का अवसर नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
द केस ऑफ सांवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार किससे रिलेटेड है? प्ली ऑफ एलिबाई से, रूल ऑफ रेस जेस्टे, रूल ऑफ स्टोपेल, रूल ऑफ रेस जुडिकाटा। सांवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हाँ, वेरी गुड, रूल ऑफ रेस जेस्टे, एक ही संव्यवहार का भाग। Mr. X managed to get admission in MBBS course under a false caste certificate. University took 3 long years in verifying it and ultimately cancelled admission of Mr. X. Can Stoppel work against the university? Yes, as it took 3 years to cancel admission. No, as the student has committed fraud himself. No, as it is against the status. Or yes, as equity favor Mr. X. हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा है कि ये केस पर डिसीजन बेस्ड है ये। तो उस केस में कोर्ट ने उसे स्टोपेल का सिद्धांत लागू किया था कि उसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। नहीं, कृष्णा वाला नहीं है वो एक दूसरी केस ही है बेस्ड इस पर, जिसमें ये स्टोपेल का रूल लागू किया गया था कि मेडिकल की पढ़ाई उसने कर ली थी एससी का सर्टिफिकेट लगा के, लेकिन स्टोपेल का नियम लागू किया गया। वैसे अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि उसने फ्रॉड किया हुआ है। लेकिन ये जो अगर केस के फैक्ट पर चूंकि आधारित है, इसलिए वो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, who has taken vow of silence gives evidence in writing in an open court. His evidence shall be deemed to be documentary evidence, circumstantial evidence, oral evidence की secondary evidence। क्या स्थिति है? ये ओरल एविडेंस रहेगा। A magistrate can be compelled to answer question on his own conduct as a magistrate in court by another magistrate, by a police officer, by revenue officer, by an order of court which is subordinate। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, by an order of court which he is subordinate। सेक्शन जो होगा वो 121 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 121 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट है कि द केस दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी किससे रिलेटेड है? रेस जस्टे से, प्ली ऑफ एलिबाई से, एडमिशन से कि एकम्प्लिस से? दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, प्ली ऑफ एलिबाई, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट है, which one of the following statement is correct? The latest approach towards the evidentiary value of identification parade is laid down by the Supreme Court in Anil Kumar versus State of UP, that is क्या है? मैंडेटरी एविडेंस है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एविडेंस टू सपोर्ट और रेबुट एनी फैक्ट बिफोर द कोर्ट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, आप वाली केस आ गई, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लीडिंग क्वेश्चन, सेकेंडरी क्वेश्चन, कन्फेशन, एडमिशन। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये कन्फेशन से रिलेटेड।
कन्फेशन से रिलेटेड है पलविंदर कौर, क्योंकि पाकला नारायण स्वामी के केस में जो कन्फेशन की डिफिनीशन दी गई थी उसी को एक्सेप्ट किया गया था इसमें। और इसमें दो प्रकार के कथन की बात की गई, एक एक्सकल्पेटरी, एक इनकल्पेटरी, यानी सदोष कथन और निर्दोष कथन। इसमें यह भी कहा गया था कि सदोष कथन को निर्दोष कथन से अलग करके कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद आर वर्सेस स्टोरी, बाल मुकुंद की केस, निशिकांत झा की केस, इन सब केसेस में जो है केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अलग किया जा सकता है, निर्दोष कथन और सदोष कथन को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि द स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट ए कन्फेशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म ऑफ द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। ये प्रिवी काउंसिल ने जो परिभाषा दी थी किस केस में दी थी? प्रिवी काउंसिल की ये परिभाषा कौन सी केस में है? पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। ये 1939 में केस आया था प्रिवी काउंसिल के समक्ष, और उसमें जो स्टीफन ने जो परिभाषा दी थी उस स्टीफन को परिभाषा को प्रिवी काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया और ये परिभाषा दिया कि नहीं, या तो पूरे तरीके से आप अपराध को स्वीकार करेंगे या फिर उन सारे फैक्ट को एडमिट करेंगे जिनसे वो अपराध बनता है। नेक्स्ट है कन्फेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ सेल्फ टॉक कम्युनिकेशन ऑफ कन्फेशन टू अनदर पर्सन इज नॉट नेसेसरी वाज हेल्ड इन द केस ऑफ। कौन सी केस में कहा गया था कि स्वयं से बात करते हुए भी कन्फेशन हो सकता है? तो इसका हो जाएगा आंसर साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। स्वयं से बात करते हुए भी कन्फेशन हो सकता है। A confession even consists of conversation to oneself, for it is not necessary for the relevancy of a confession that it should be communicated to some other person, was held in the case of संकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बूटा सिंह वर्सेस पंजाब, साहू वर्सेस यूपी, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यही वाली बात है, किसी को कम्युनिकेट करना जरूरी नहीं है। साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्वयं से बात करते हुए भी हो सकता है कन्फेशन। आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं कि बहुत शोर जा रहा है इधर से? In which of the following case did the Supreme Court hold that compelling a person to give his specimen writing will not amount to testimonial compulsion for the purpose of 20 class 3 of the Constitution? अच्छा, शोर नहीं, चलिए। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे काठी कालू, यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यूपी वर्सेस राम सेवक, रोहित शेखर वर्सेस नारायण दत्त तिवारी। बिल्कुल, ये स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू के केस में ही इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 को चैलेंज किया गया था। किस आधार पर? फंडामेंटल राइट के वायलेशन यानी 20(3) के उल्लंघन में। कहा कि नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 278 वाज चैलेंज फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20(3), ये 27 ही है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काठी कालू, मिर्जा अकबर, देवबंद उपाध्याय, क्वीन इम्परर वर्सेस अब्दुल्ला। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू की केस। ठीक, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ऐसा करिएगा कि क्वेश्चन नंबर दे के बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना। आप क्वेश्चन नंबर लिख दिया करिए, फिर आप उसका आंसर दिया करिए, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा, मुझे समझ में आएगा। नहीं तो आप पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, हो सकता है।
In which one of the following cases was the constitutional validity of section 27 of the Indian Evidence Act upheld? Which one of the following cases was the constitutional validity of section 27 upheld? बता देंगे। अच्छा, वो वाली केस ही नहीं है इसमें, सही है। तो जब वो वाली केस ना हो, काठी कालू वाली केस है परफेक्ट, ना हो ना, हाँ, तो आप देवमन उपाध्याय की केस लगा सकते हैं, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। The constitutionality of which section of the Indian Evidence Act was challenged in the state of UP versus Devman Upadhyay for the violation of Article 14 of the Constitution? 25 है कि 26 है कि 27 है कि 28 है? सेक्शन 27। अगला प्रश्न है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एन एक्यूज्ड हु इज इन पब्लिक कस्टडी, पुलिस कस्टडी, लीड्स टू द डिस्कवरी अबाउट आर्म्स, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, कार्प्स विच आर रिलेटेड विथ द offense are relevant under section 27 of the Indian Evidence Act. The principle laid down in the case of फुलकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर, खुशाल राव वर्सेस बॉम्बे, सावल दास बिहार, पाकला नारायण वर्सेस एम्परर। बिल्कुल, फुलकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर, यही 27 पर है। खुशाल राव तो डाइंग डिक्लेरेशन की केस है, सावल दास तो रेजिस्ट्रे की केस है, पाकला नारायण तो डाइंग डिक्लेरेशन और कन्फेशन दोनों पर केस। तो फुलकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी इंफॉर्मेशन और मटेरियल दैट इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड with the help of voluntarily administered test result can be admitted in accordance with section 27 of the Indian Evidence Act। कौन सा केस है? सेल्वी, मुनियप्पम, सुंदरलाल, सी मंगेश। एक सेकंड में पढ़ लूँ। फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी इंफॉर्मेशन और मटेरियल फैक्ट इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सेल्वी वर्सेस कर्नाटका। नेक्स्ट केस है केस ऑफ कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। किससे रिलेटेड है? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, को एक्यूज्ड। बिल्कुल, ये कन्फेशन बाई को एक्यूज्ड है, और को एक्यूज्ड जो है ना वो सेक्शन 30 में है। को एक्यूज्ड होता कौन है? जिसका सेम ऑफेंस के लिए ज्वाइंट ट्रायल हो रहा हो। ठीक है ना, सेम ऑफेंस ज्वाइंट ट्रायल। नेक्स्ट है आपका द केस ऑफ पाकला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर रिलेट्स टू डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपेल, एक्कम्प्लिस, डाइंग डिक्लेरेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। पाकला नारायण स्वामी की केस इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग डाइंग डिक्लेरेशन में आती है, 32 के क्लास नंबर 1 के अंतर्गत। वैसे ये जो केस है वो कन्फेशन पर भी है। विच कोर्ट ग्रेव
gave the final judgment in case of Pakala Narayan Swamy versus Emperor? Madras High Court, Supreme Court, Privy Council, Federal Court. ये प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, 1939 में दिया गया था। ये प्रिवी काउंसिल का है, पाकला नारायण स्वामी, और इसी बात को सपोर्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 की केस है, इज रिलेटेड विथ विच टॉपिक ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस? कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? बड़ी लीडिंग केस है। कन्फेशन से कि एडमिशन से कि डाइंग डिक्लेरेशन से कि स्टोपेल से? इसका है कौशल राव, डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड। इसकी एविडेंशियल वैल्यू बताई गई थी। और रोहिणी को भी तो बड़ा हुआ आंसर देख रहे हैं, सही दे रही हैं। इन विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट it is not an absolute rule of law that dying declaration must be corroborated by other evidence before it can be acted upon? Which of the following cases the Supreme Court of India said that it is not an absolute rule of law that dying declaration must be corroborated by? ठीक, ये कौन सी केस में ये बात कही गई थी, इसको देख लीजिए। यही केस है कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। यही बात कही गई थी इसमें कि ये बहुत गलत बात है, ये गलत बात है कि हर मामले में डाइंग डिक्लेरेशन को इंडिपेंडेंट एविडेंस से कोरोबोरेट होना जरूरी होगा, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेक्शन 32 क्लास 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस? फुलकुरी कोटैया, पाकला नारायण स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दामू गोपीनाथ सिंधे, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। डायरेक्टली रिलेटेड टू डाइंग डिक्लेरेशन कौन सी है? अभी पाकला नारायण स्वामी की ही केस चल रही है, बाकी तो आप जानते ही हैं। अब ये फिर से बताने की जरूरत है, पाकला नारायण स्वामी 32(1). विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन? कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन पर केस नहीं है? रतन गौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये हो जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित नहीं है, सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्योंकि ये सेक्शन 25 से रिलेटेड है, जो कि कन्फेशन से रिलेटेड है। ये आपका अगला प्रश्न लिखा है, वेदर ए मैरिड वुमेन डाइंग ऑफ बर्न्स was a person of unsound mind and the medical certificate was saved her physical fitness for a treatment and not the state of mind at the crucial moment, in which of the following cases the court said that the statement could not be relied upon? रवि चंदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, श्रीपात्रो वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उकाराम राजस्थान, बलदेव राज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसका सही क्या है? उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीडिंग केस ऑन द डाइंग डिक्लेरेशन? कौशल राव, मोती सिंह, दीपचंद जेकिंस, कौन सी केस है? दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग केस ऑन एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रिलेवेंट? आर वर्सेस गोविंदा, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, मोती सिंह एल.के. आडवाणी। कौन सी धारा लगेगी इसमें? एल.के. आडवाणी वर्सेस सीबीआई की जो केस है वो सेक्शन 34 पर केस है, जो in which of the following cases the Supreme Court raised doubt regarding the applicability of the doctrine of equitable estoppel beyond section 115 Evidence Act? Mercantile Bank of India Limited versus Central Bank of India, Madanappa versus Chandrappa, Turner Morrison and Company versus Hangerford Investment Trust, Sitaram versus State of UP। क्या है ये? ये है मदनप्पा वर्सेस चंद्रम्मा। गलत हो गया आप लोगों का, गलत हो गया ना। लिखा है विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज फाउंडेड अपॉन द डॉक्ट्रिन लेड डाउन इन पिकार्ड वर्सेस सीयर्स। पिकार्ड वर्सेस सीयर्स की केस का सिद्धांत कौन से सेक्शन में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 115 में, यानी ये स्टॉपेल पर लीडिंग केस है ये। द केस ऑफ स्टेट और शरत चंद्र डे, इसमें लिखा कभी गलत है, शरत चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? शरत चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा की केस कौन से सेक्शन पर बेस्ड है? 6, 115, 124, 45। ये लीडिंग केस है स्टॉपेल की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केस ऑन स्टॉपेल? स्टॉपेल पर कौन सी केस नहीं है? पलविंदर कौर, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्रा, शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, ये सब हैं। एक तो यही पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस में। In which of the following judgments delivered by the Supreme Court in 2015 it was held that it is imperative if the examination in chief is over, the cross examination should be completed the same day? Vinod Kumar बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, अब अहमद शाह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जसमीर सिंह, इंदर सिंह। क्या केस इसमें से सही होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब देखिए कुल मैगजीम पर क्वेश्चन आएंगे। अब सारे क्वेश्चन किस पर होंगे? मैगजीम बेस्ड होंगे। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, फैक्ट मीन्स फैक्टम प्रोवेंडम, फैक्टम प्रोवेंस, ए एंड बी दोनों, नन ऑफ द एबव। फैक्टम प्रोवेंडम और फैक्टम प्रोवेंस, ये दो प्रकार के आते हैं। आ रहा है ना? धीरे धीरे ऐसे ही मज़ा आने लगेगा। जिस चीज़ से हम लोग भागते हैं उस चीज़ से भागते ही रह जाते हैं, लेकिन अगर आप करने लगेंगे ना, देखिए अजय लगातार कर रहे हैं, भीम लगातार कर रहे हैं, है ना, तो ये लोग हिंदी में भले हैं लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इन लोगों को हमको लगता है कुछ ही दिनों में एमसीक्यू में प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और ये ज़रूरी है क्योंकि जानना तो पड़ेगा ही। कि द फैक्ट sought to be proved is called, ought to be proved is called factum provens, factum probandum,
लेक्स फोरी, लेक्स लोकी। इसको कहते हैं, जिसे साबित करना होता है ना, फैक्टम प्रोवेंडम। नेक्स्ट है कि द इंडियन एविडेंस एक्ट डील विथ प्रिजम्प्शियो ज्यूरिस ओनली, प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस ओनली, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रिजम्प्शियो ज्यूरिस और प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस दोनों है। प्रिजम्प्शियो ह्यूमनिस का मतलब मे प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम यानी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, और प्रिजम्पशन ज्यूरिस का मतलब शैल प्रिज्यूम यानी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो दोनों है इसमें। कि द मटेरियल फैक्ट ऑन विच ए पार्टी रिलाइज आर कॉल्ड फैक्टा प्रोवेंसिया, फैक्टा प्रोवेंडा, फॉल्स डेमोस्ट्रेशन ऑन नोसेट, फेंसेस टेरोरिया। ऑप्शन नंबर बी है फैक्टा प्रोवेंडा। हाँ, फैक्टा प्रोवेंडा, ए मटेरियल फैक्ट ऑन विच ए पार्टी रिलाइज, जिस पर रिलाइज करती है पार्टी, वो क्या कहता है? फैक्टा प्रोवेंडा। और जिस एविडेंस से हम साबित करते हैं, फैक्टा प्रोवेंसिया। रेस जेस्टे लिटरली मीन्स द थिंग्स डन, द थिंग्स स्पोकन, द सेम ट्रांजेक्शन, थिंग्स देन। इसका तो वही हो जाएगा, हालांकि सब होता है, लेकिन अब चूंकि इसमें ये है ऑल ऑफ द अबव का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन को ही रेस जेस्टे कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? जो कुछ किया या कहा गया, ये है सेम ट्रांजेक्शन, रेस जेस्टे। अगला प्रश्न, बड़ा देर तक नहीं चल पाएगा आज हम लोगों का क्लास, 1 घंटे भी नहीं चल पाएगा। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, एनीथिंग सेड, done or written by the conspirator when the conspiracy is afoot is relevant against the co-conspirator on the basis of the doctrine of conspiracy, shared knowledge, agency, secrecy। क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एविडेंस एक्ट के सेक्शन 10 पर बेस्ड है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में षड्यंत्रकारियों द्वारा कही गई या की गई बातें। तो ये है सेक्शन 10 में है। और कहा जाता है कि इसमें रूल ऑफ एजेंसी भी है। रूल ऑफ एजेंसी कौन सी धारा में है? तो धारा 10 में है। और इस धारा 10 पर 2 केस है। एक मिर्जा अकबर की केस है, मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर की केस है, और एक है आर बनाम ब्लैक की केस। ये केस याद रखना है हम लोगों को। मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर के केस को लेमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। लेमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि फैक्ट विच आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट इज द बेसिस ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई, प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टे, निहिल एडरेम, रेस्ट इंटेग्रा। प्ली ऑफ एलिबाई, जो अन्यथा सुसंगत नहीं है वो कब सुसंगत होगा? जब वो फैक्ट इन इशू से या रिलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट हो। ये कौन सा मामला है? प्ली ऑफ एलिबाई, सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। Section 11 of Indian Evidence Act enable a person charged with crime to take what is commonly called to plea of res gestae, lis pendens, alibi, res judicata। बिल्कुल, सेक्शन 11 दिख गया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, एलिबाई पर लगा देना। Which section of Indian Evidence Act deals with doctrine of confirmation by subsequent fact? 27, 115, 102, 165। Doctrine of
कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट, ये हो जाएगा सेक्शन 27। सत्ताईस है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट, यानी बाद के किसी तथ्य से कंफर्मेशन वाला सिद्धांत कौन से में है, उसी में। 616 का क्वेश्चन ये है कि प्रिंसिपल ऑन विच ए डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इज इंडिकेटेड द लीगल मैगजिम। क्या करा, प्रिंसिपल ऑन विच द डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इज इंडिकेटेड द लीगल मैगजिम। एक्टोरी इनकम्बिट ओनस प्रोबेंडी, नेमो मोरिटोरस प्रिजुम्प्टुर मेंटिरी, डोरमुट लेजिस एलिग्यूडो मिनक्वाम ओरेंटुर फैंटेक्यू फैंसिन्यूस क्वाई जुडिशियम फ्यूसगिट। समझ तो गए ही होंगे कि नेमो मोरिटोरस प्रिजुम्प्टर मेंटिरी यही है डाइंग डिक्लेरेशन के, कि कोई व्यक्ति जब मर रहा है तो वो अपने मुंह से झूठ नहीं बोलेगा। तो ये है आपका ये सिद्धांत, और इसी पर बेस्ड है 32। लिखा है विच इज नॉट द मेन प्रिंसिपल दैट अंडरलाइंस द लॉ ऑफ एविडेंस। नॉट द मेन प्रिंसिपल। The best evidence is must be given in all cases. Best evidence. The evidence must be confined to the matter in issue. Hearsay evidence must not be admitted. Hearsay evidence must be admitted. साफ गलती पकड़ में आ जा रही है, मतलब का हम लोग इतना दिमाग लगा के पढ़ रहे थे। ये गलत क्या है, hearsay evidence is must be admitted, ये गलत है, ये उसका सिद्धांत नहीं है। लेकिन हाँ, ये तीन है कि बेस्ट एविडेंस हमेशा दिया जाना चाहिए, केवल विवादक और सुसंगत तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए, और हियरसे एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये सही है। सेक्शन 101 एंड 111 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ले डाउन द प्रोविजन रिगार्डिंग हु इज टू लीड एविडेंस एंड प्रूव द केस। These rules are called rule relating to burden of proof, presumption of fact, presumption of law, presumption। 1 से लेके 111 तक क्या है, burden of proof, burden of proof है। Which section of Indian Evidence Act is related with doctrine of res ipsa loquitur? किससे रिलेटेड है, 102, 106, 104, 108। रेस इप्सा लोक्यूटर कौन में है, घटना स्वयं प्रमाण। घटना स्वयं प्रमाण का नियम है सेक्शन 106 में। circumstances itself speaks the principle that a possession is prima facie proof of ownership। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 109, 111, 110, सेक्शन 12। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, ये है आपका 110, 110 में। Which illustration of section 114 of the Indian Evidence Act is based upon the maxis omnia presumptor right it solumetur isse acta। कौन सा इलस्ट्रेशन है ये, इसका हो जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर ई। मीनू राय बहुत लेट, अब तो हम बंद करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टोपेल मीन्स नॉट टू मेक स्टेटमेंट इन कंसोनेंस टू द अर्लियर स्टेटमेंट।
restriction to made statement contrary to the earlier statement, res judicata, vague statement. Restriction to made statement contrary to the earlier statement. क्या है? एस्टोपेल का मतलब जो कह दिया वो कह दिया, अब बाद में आपको कहने से पलटने का अवसर नहीं दिया जाएगा. Which section of the Indian Evidence Act is based on the maxim salus populi suprema lex? कौन सी धारा पर बेस्ड है? 123, 118, 119, 130. ये है सेलस पापुरी सुप्रीमा लेक्स सेक्शन 123 में. जनता का कल्याण ही सर्वोच्च विधि है. ये देखिए, हाँ, असर्शन है द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 132 इंडियन एविडेंस एक्ट इज ए फैक्ट ऑफ रूल अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. रीजन है कि पॉलिसी ऑफ सेक्शन 132 इंडियन एविडेंस एक्ट इज टू प्रोक्योर एविडेंस फॉर डूइंग जस्टिस. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और सही एक्सप्लेन भी करता है. आज का लास्ट क्वेश्चन ये लिखा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस इज दैट एविडेंस इज टू बी वेट एंड नॉट टू बी काउंटेड. दिस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? मेनली साक्ष्य को तोला जाना चाहिए, गिना नहीं जाना चाहिए. कौन सी धारा पर बेस्ड है? ये हो जाएगा सेक्शन 134. साक्ष्य को गिना जाना चाहिए, तोला नहीं, अरे तोला जाना चाहिए, गिना नहीं जाना चाहिए. तो ये है आपका आज का पूरा सेशन, और इस सेशन का आज यहीं पे दी एंड करेंगे हम लोग. कल 12:30 बजे हम लोग फिर से मिलेंगे और इस तरीके से आगे के भी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे. बाकी ये इस समय ऑफ़र चल रहा है अनअकैडमी पर, और ये ऑफ़र ये है कि जुडिशरी का इस समय अगर 23 जून को आप रात को 12 बजे से पहले ले लेते हैं तो 12 महीनों का सब्सक्रिप्शन पर 6 महीनों का सब्सक्रिप्शन फ्री है, और इसी तरीके से 18 पर भी 6 महीनों का सब्सक्रिप्शन फ्री है. नहीं अजय, वो प्लस वाली ही क्लास होगी, है ना? प्लस वाली ही क्लास होगी. आज स्पेशल अब कैसे रहेगी? अब तो स्पेशल वाली क्लास जो CRPC की चला रहे थे अब इस महीने में नहीं चल पाए. ठीक, ये एक चीज़ है. बाकी मध्य प्रदेश का मार्क टेस्ट 25 जून को 5 बजे है. राजस्थान जुडिशरी का मार्क टेस्ट 24 जून को 5 बजे शाम को है, और फ्री में इनरोल करके आप उसको दे सकते हैं. तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में.